नमस्कार। उत्तराखंड के खास बुलेटिन देवभूमि में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि से देश को सौगात दी है और वर्चुअली तौर पर कई ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है और साथ ही उद्घाटन के बाद में देशवासियों को बधाई भी दी है। पीएम मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम पद की शपथ ली थी और इस जनप्रतिनिधि का पद संभालते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आज 20 साल हो चुके हैं और आज एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया और साथ ही वर्चुअली तौर पर देश भर के करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देवभूमि से पूरे देश को तमाम सौगातें दी। एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, साथ ही वर्चुअली तौर पर कई प्लांट्स का उद्घाटन भी किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनप्रतिनिधि बने हुए करीब 20 साल आज हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में 22 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में दोबारा उन्होंने शपथ ली। मई 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस तरीके से कार्यकाल में उन्होंने तमाम ऐतिहासिक फैसले भी लिए, जिसमें नोटबंदी शामिल है, 3 तलाक शामिल है और ऐसे तमाम फैसले, अनुच्छेद 370 को हटाना जम्मू कश्मीर से और साथ ही राम जन्मभूमि को लेकर के। देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। देवभूमि ऋषियों की की उपलब्धि आज एक ऐसे सुखद संयोग से जुड़ गई है जो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। आज ही के दिन आपने गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी और आज उस यात्रा को 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपके 20 वर्षों की इस यात्रा महान संकल्पों का उदाहरण है। इस यात्रा में आपने हर दिन नए लक्ष्य हासिल किए हैं और आगे के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। तो आपको बता दें कि देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आए और एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया और वहीं से वर्चुअली तौर पर पूरे देश भर के 35 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली तौर पर उन्होंने उद्घाटन भी किया है। ऋषिकेश से उन्होंने पूरे देश को सौगात दी ऑक्सीजन प्लांट्स की
और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनप्रतिनिधि बने हुए 20 साल हो चुके हैं। 20 साल पूरे हुए हैं आज। इस दौरान तमाम अहम फैसले लिए, पर खास बात ये रही आज कि आज वो ऋषिकेश के दौरे पर रहे और इस दौरान एम्स ऋषिकेश में उद्घाटन किया ऑक्सीजन प्लांट का, और साथ ही वर्चुअली तौर पर पूरे देश भर के करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन करते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आए। और देवभूमि को इसके अलावा तमाम सौगात भी आज उन्होंने दी। और इसी पर हमारे संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ लाइव। संदीप, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश एम्स से, जहां एक तरफ एम्स में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी उद्घाटन किया और साथ ही वर्चुअली तौर पर पूरे देश भर के करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया है। देखिए, आज जो ऋषिकेश में तमाम देश भर में जितने 35 ऑक्सीजन प्लांट पूरी रूप से उद्घाटन किया है, जिसके साथ ही जो एम्स में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी आज उद्घाटन किया है। और ये कह सकते हैं कि आज ऋषिकेश से आज पूरी भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा जो कार्य है वो पीएम मोदी ने किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने तमाम रूप से जो अपनी उपलब्धियां हैं, उत्तराखंड सरकार की भी उपलब्धि और केंद्र सरकार की जो तमाम जो उपलब्धियां हैं वो भी पूरी तरह से जनता के सामने रखी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोविड को लेकर लगातार जो सरकार है वो पूर्ण रूप से काम करती रही है। सभी जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनका भी धन्यवाद किया है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो उत्तराखंड की जो तमाम जो मंत्री थे, नेता थे, वो सब वहां पर मौजूद रहे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर राज्यपाल थे, वो वहां पर मौजूद रहे। तो उनमें भी ऊर्जा संचार भरने का काम आज मोदी जी ने किया। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक लिहाज से भी यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब आगामी चंद महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव प्रदेश में होने वाले हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में जोश जरूर ये जो उनका जो आज से जो दौरा था वो बिल्कुल ले आएगा। जो तमाम जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब आज वहां पर मौजूद थे। जो तैयारियां थी वो लंबे समय से चल रही थी कि आखिरकार पीएम का दौरा है, इसको लेकर लगातार व्यवस्थाएं भी थी, वो चाक चौबंद थी। कह सकते हैं कि जो आने वाले जो अभी 2 से 3 महीने हैं, तो उन महीनों में भी लगातार इसी प्रकार के जो पीएम के जो दौरे हैं वो जरूर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। क्योंकि जो प्रस्तावित दौरा अभी हालांकि केदारनाथ का भी बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां पर शंकराचार्य की जो गद्दी स्थल है उसका जो उद्घाटन उनके पीएम के हाथों ही होना है। तो क्योंकि उन्होंने इसको अपने कार्य के रूपरेखा में रखा था, तो चंद दिनों बाद जरूर एक बार फिर से यहाँ पर केदारनाथ केदारनाथ में आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार के दौरे देखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि आज से जो पीएम मोदी का जो चुनावी बिगुल है, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं उत्तराखंड के लिहाज से वो बिल्कुल बच चुका है, चाहे वो किसी भी रूप में देखे। चूंकि इसको जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं अपने लिए जरूर एक प्लस पॉइंट मान रही है कि आखिरकार पीएम मोदी यहाँ पर आए हैं और जो तमाम रूप से उन्होंने जो कार्य जो गिनाए हैं, तो उसको लेकर जरूर कार्यकर्ताओं में तो संचार हुआ ही है। बल्कि आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच सीधे रुक करेंगे हम वाराणसी का, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरीके से तमाम तैयारियां की गई देवभूमि में, ऋषिकेश में और एम्स में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा उसका उद्घाटन किया गया और साथ ही वहीं से वर्चुअली तौर पर पूरे देश भर के 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ अगर देखा जाए तो एक तरह से चुनावी बिगुल भी कहीं ना कहीं नजर आया, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में इलेक्शंस भी है और उसको भी खास तौर पर ध्यान रखा गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का दिल्ली से, जहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की लिस्ट इस वक्त जारी हो चुकी है। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी कार्यसमिति में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कार्यसमिति में शामिल हैं। साथ ही उत्तराखंड से सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा, अजय भट्ट भी इस कार्यसमिति में शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कार्यसमिति में कई नाम इस वक्त सामने आए और इसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी इस कार्यसमिति में शामिल हैं। ये नई लिस्ट इस वक्त सामने आई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एस जयशंकर, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी भी इस कार्यसमिति में शामिल हैं। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की लिस्ट इस वक्त जारी हो चुकी है, जिसमें किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, एस जयशंकर, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम लोग शामिल हैं। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड को लेकर तो वहां से सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा और अजय भट्ट भी इस सूची में शामिल हुए हैं। सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत तमाम दिग्गज नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय जनता इस उम्मीद में है कि नरेंद्रनगर से जिला मुख्यालय नई टिहरी शिफ्ट होने के बाद उपेक्षा का दंश झेल रहे नरेंद्रनगर का
प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ना कुछ सौगात जरूर देंगे। वहीं सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला हर साल दशहरे में लगता है। हालांकि कोविड-19 के कारण पिछले साल से ये आयोजन नहीं हो सका था और इस बार मेले की भव्यता के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिस तरीके से तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं और मेले ग्राउंड में अलग अलग विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ये मेला 13 अक्टूबर तक चलेगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में इस पूरे मेले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो ऐतिहासिक कुंजापुरी मेला होता है ये उस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का ये काफी जो धार्मिक आस्था का केंद्र है और लिहाजा आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच रहे हैं और उसका जो उद्घाटन है यानी कि जो आज से मेला वहां पर शुरू हो जाएगा और इन्हीं नवरात्रों में ये मेला चलता है। जो तमाम रूप से जो जितने भी वहाँ पर श्रद्धालु हैं वो इन्हीं दिनों वहाँ पर लगभग आते हैं। तो आज पहले दिन जो तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर उस मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ जो वहाँ पर स्थानीय विधायक भी हैं और इसके अलावा कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लंबे समय से लगभग क्योंकि इस तरह की जो मांग थी लोगों की कि वहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए और उनके हाथों से उद्घाटन हो, क्योंकि और इस तरह की जो सौगातें हैं वहां पर और कहीं ना कहीं कुछ घोषणाएं जो मंदिर समिति के लिए जरूर करें, तो ये शायद आज उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस मेले के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से कोविड काल रहा था तो उस दौरान वो मेला है वो भव्य तरीके से यहाँ पर हुआ नहीं था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच रहे हैं। जनता भी लगभग ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ऐसी वहां पर घोषणाएं करें जिससे कि उस पूरे क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि जो क्षेत्र है काफी विकास को लेकर काफी अछूता रहा है। खासकर अगर मैं कुंजापुरी की अगर बात करूं ऊपरी क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं आज बिल्कुल कुछ न कुछ सकारात्मक जो वहां पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा है वो बिल्कुल रहने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज लखीमपुर खीरी जाएंगे और वहां पर किसानों की मौत पर हरीश रावत ने दुख भी जताया है और पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग की है। दरअसल रविवार को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत हो गई थी। वहीं तमाम राजनीतिक दलों के नेता लगातार लखीमपुर जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरीश रावत भी आज लखीमपुर जाएंगे। दंड मिले इसके लिए लखीमपुर चलो का आह्वान किया और आज बाजपुर से हम लखीमपुर खीरी के लिए प्रस्थान करेंगे। जय किसान। मांग सीधी सी है, तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। लखीमपुर के दोषियों को केंद्रीय मंत्री और उनके पुत्र सहित दंडित किया जाए। दंड मिले इसके लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आप बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर भेल के मेन गेट पर इंटक के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। बीएमकेपी इंकट ने राजवीर सिंह के नेतृत्व में भेल और एसएफएलपी के सैकड़ों भेल कर्मचारियों के साथ कॉर्पोरेट और स्थानीय मांगों को लेकर मेन गेट पर विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रबंधन पीपीपी और एसआईपी बोनस को लेकर उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूर साथी कमर तोड़ मेहनत करके हर साल उत्पादन लक्ष्य को पूरा करते हैं और जब पीपीपी और एसआईपी देने का समय आता है तो पैसों की कमी का बहाना बनाकर उसे बंद करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ हमेशा अन्याय होता आया है। देखिए साथियों, ऐसा है पिछले कुछ समय से प्रबंधिका वित्तीय नुकसान का बहाना लेकर मजदूरों की समस्त जो सुविधाएं हैं उनको बंद करती जा रही है और संगठनों का उस पर कड़ा विरोध है। मुख्य रूप से पिछले वर्ष से पीपी और बोनस जो मजदूरों के काम के उपरांत दिया जाता है वो प्रबंधिका ने पूरी तरह से बंद किया हुआ है। मात्र ये बहाना है उन पर कि पैसे की कमी कंपनी के पास है, लेकिन अधिकारियों के जो अपने खर्चे उनमें कहीं पर भी कोई कटौती नहीं। वहीं प्रदेश सरकार के साथ वार्ता के बाद विद्युत कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है। वहीं विद्युत विभाग पौड़ी के एसडीओ राजेंद्र प्रसाद नौटियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ उनके संगठन की हुई वार्ता के बाद
विद्युत कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके संगठन को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आश्वासन मुख्यमंत्री द्वारा उनके संगठन को दिया गया है, इसके मद्देनजर जल्द ही उनकी मांगों के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट में लाकर पारित करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी 14 सूत्रीय मांगों में से 8 मांगों को प्रदेश सरकार द्वारा मान लिया गया है, जबकि 6 मांगों पर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उनके संगठन को आश्वासन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सभी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए यह आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही जो है इन मांगों पर शासनादेश जारी होंगे और कुछ के जो निगम स्तर पर आदेश होने थे, कुछ के आदेश प्राप्त हो गए हैं और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली कर्मियों की जितनी भी मांगें हैं उनको पूरा करेंगे और बिजली कर्मचारी अपनी पूरी मनोयोग से जो है इस प्रदेश के उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे तथा इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने में अपना सही। शारदीय नवरात्रि मतलब देवी मां के आराधना का महापर्व। सनातन धर्म में इस पर्व की खास अहमियत है। मां दुर्गा का ये पवित्र त्योहार 14 अक्टूबर को महानवमी को पूरा होगा और इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आई हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ पहले दिन मां शैलपुत्री के पूजन के साथ आज से शुरू हो गया है और इसी को लेकर के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ आज उमड़ी हुई है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही हैं। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी से कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखकर त्योहार मनाने की भी अपील की है। और वहीं हरिद्वार में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है और आज नवरात्रि के पहले दिन हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही मां मनसा देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की है। हम हर बार यहाँ नवरात्र में माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। आज नवरात्रि का पहला नवरात्रि पे ब्रह्म मुहूर्त में माँ के दर्शन करके जीवन को कृतार्थ किया। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के और हम अगर कभी किसी कारण से ना भी आ पाएँ तो भी बस चाहे कैसे भी हो बस आना ज़रूर है। सारे काम का छोड़ के बस यहाँ पर आ जाते हैं और बस माँ के जीवन दर्शन कर लेते हैं और अच्छा लगता है। वैसे तो सबको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। वैक्सीनेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, पर फिर भी सबको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। बस माँ के ऊपर भरोसा है, सब माँ सब अच्छा करेंगी। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम पंचायत मरोड़ा में मकानों एवं आंगनों में दरारें पड़नी शुरू हो गई, जिससे यहां की ग्रामीण दहशत में हैं। उन्होंने प्रशासन व रेलवे बोर्ड से क्षेत्र का मौका मुआयना करने की भी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। परियोजना में अधिकांश स्थानों पर सुरंगों का निर्माण हो रहा है। इन दिनों सुमेरपुर से गौचर के लिए रेल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गांवों के नीचे बन रही सुरंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मरोड़ा गांव में सुरंग निर्माण होने से आवासीय भवनों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों में खासा रोष और गुस्सा है। ग्रामीणों ने कहा कि दरारें आने से भविष्य में कोई भी दुर्घटना घट सकती है और उन्हें जान माल का नुकसान हो सकता है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी को भूगर्भीय टीम के साथ जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, गांव वाले सबके घरों में दरारें आ चुकी है। ये रेलवे का काम चल रहा है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मतलब सबके घरों में दरारें आ रखी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं
हम चाहते हैं हमें मतलब कहीं विस्थापित किया। देखिए, आज उत्तराखंड क्रांति दल की टीम ने रेलवे निर्माण से प्रभावित हुए घोलतिर के मरोड़ा गांव का जायजा लिया। यहां पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। एक स्कूल भी है, यहां पे प्राथमिक विद्यालय, उस पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। पूरे गांव को रेलवे निर्माण कार्य के चलते खतरा उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका आरोप यह है कि लगातार यहाँ पर विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पूरे गाँव में कंपन हो रही है। ये गांव में जो दरारें पड़ रही हैं, ये तो जो रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, इसी के कारण पड़ रही हैं। अगर दूसरा कोई कारण होता तो इससे पहले मकान टूट गिर जाती नीचे। इसलिए हमारा मानना है कि जो रेलवे द्वारा अभी तो सुरंग का काम शुरू नहीं किया गया, जब सुरंग का काम शुरू होगा, अंदर ब्लास्टिंग वगैरह मशीनों से जो वाइब्रेशन होगा, उससे तो मकान नीचे गिर जाएंगी, ज़मीन पे आ जाएंगी और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, जिसमें कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मवेशी कोई भी हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार से, प्रशासन से ये मांग है कि किसी दुर्घटना होने से पहले इस गांव को विस्थापन किया जाए। लगभग इसमें 3 गुफाएं जो हैं कार्यदायी संस्था के द्वारा उनको बना के GMN को हस्तगत कर दी गई हैं। इसका जो भी बुकिंग्स वगैरह हैं वो सब GMN के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। चूँकि यात्रा अभी चालू ही हुई है, तो इसकी डिटेल सूचना कुछ समय में प्राप्त हो पाएगी। कितने लोग जो है गुफाओं के लिए ध्यान, मनन, चिंतन के लिए जा रहे हैं। लगभग इसमें 3। वहीं केदारनाथ धाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं। द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी मुख्य रूप से शामिल है और इस समाधि स्थल का कार्य अब अंतिम चरण में है और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक ये पूरा कार्य हो जाएगा। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से समाधि स्थल में स्थापित करने के लिए शंकराचार्य की मूर्ति भी कर्नाटक से केदारनाथ पहुंच चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2013 के 16-17 जून की आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में मंदिर के आगे आस्था पथ, तीर्थ पुरुषों के लिए घर और घाटों का निर्माण किया गया। अब द्वितीय चरण में धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल समेत अनेक प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं। शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य अंतिम चरण में है। केदारनाथ मंदिर के पीछे लगभग 20 मीटर दूर शंकराचार्य समाधि स्थल का निर्माण हो रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में समाधि स्थल बनकर तैयार हो जाएगी। समाधि स्थल में स्थापित होने के लिए शंकराचार्य की मूर्ति भी चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंच चुकी है। 2013 की आपदा में केदारनाथ धाम में स्थित आदिगुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल भी तबाह हो गया था। बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे तो उन्होंने समाधि स्थल निर्माण की घोषणा की थी, जिस पर कार्य भी शुरू हुआ और अब कार्य अंतिम दौर में है। समाधि स्थल को हाईटेक तरीके से बनाया जा रहा है। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले भक्त समाधि स्थल की परिक्रमा भी कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था JSW के अधिकारी नवीन राणा ने बताया कि समाधि स्थल का कार्य 80% से पूरा हो चुका है। शंकराचार्य की जो समाधि है, जिसको मैसूर से मंगाया गया है, वो यहाँ केदारनाथ धाम में पहुँच गई है और इसका वजन लगभग 32 टन के लगभग है। और जब ये समाधि अपनी जिस जगह पर समाधि को हमने रखना है वहाँ पर रखेंगे तो इसकी ऊंचाई 14 फीट के लगभग होगी और ये वहाँ से टुकड़ों में आई है और आजकल यहाँ पर उसके मूर्तिकार इस पे काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 25 अक्टूबर से पहले हम समाधि को स्थापित कर लें। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि युद्ध स्तर पर शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य चल रहा है। प्रयास है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल वहाँ पे बन रहा है, उस पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं, मूर्ति भी वहाँ पे पहुँच गई है। तो हमारी जो प्रयास है वो ये है कि इस माह के अंत तक, अक्टूबर के अंत तक उसका समाधि का जो है कार्य पूर्ण कर लिया जाए। शंकराचार्य की समाधि स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद धाम की भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा यात्री भी शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन कर सकेंगे। समाधि स्थल के निकट मौजूद दिव्यशिला के प्रांगण में भक्तों के लिए योग साधना का स्थल बनाया जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना।